नमस्कार विद्यार्थियों। हम हिंदी साहित्य में फिर से आगे बढ़ रहे हैं और अभी बहुत ही बढ़िया बात लेकर आया हूँ महाकवि कालिदास। आप लोग जानते हैं, अब तो पूरा विश्व जानता है, साहित्य सम्राट और महाकवि, शक्तिशाली संस्कृत के महाकवि, ज्ञानी जिसे कहा जाए, और वीर रस से बेहतरीन, शौर्य से बेहतरीन, करुण रस और प्रेम रस के पुजारी जिसे कहा जाए, वह है कवि कालिदास। तो महाकवि कालिदास के बारे में हम सीधे ही पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, हम बात करें तो बेहतरीन लेखक जिसे माना जाए वह नरपत बारहट, जिसे हम आप लोग जानते हैं हड़वेचा कहते हैं। ठीक है, हड़वेचा उपनाम से बहुत ही फेमस राजस्थानी संस्कृति के बेहतरीन लेखक जिसे माना जाए, और अब तक मान लो 60 से ज़्यादा जीवनी जिसे लिखने वाले, जिसे महान लेखक जिसे कहा जाए, ऐसे ये उपनाम हड़वेचा के रूप से हम उसे पहचानते हैं। और इन्होंने महाकवि कालिदास के बारे में बहुत ही बढ़िया लेख लिखे हैं और हम उसे देखने जा रहे हैं। बच्चों, माना जाए तो आज़ादी की जंग में हड़वेचा ने बहुत ही प्रयत्न किए थे। उस समय की बात है जिस समय राजस्थानी संस्कृति के बारे में कोई जानता नहीं था, और राजस्थानी संस्कृति कल्चर बहुत ही बेहतरीन तरीकों से उन्होंने प्रस्तुत किया लोगों के सामने। और आज़ादी के कालों में खुद भी नंगे पांव, बदन पर मार सहते हुए, एक ही वस्त्र में काफ़ी दिनों तक आज़ादी की जंग में लड़ते रहे और सब में प्रिय बने थे। और ऐसे ही लेखक के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने जो लिखा है महाकवि कालिदास के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हम महाकवि कालिदास के बारे में आगे देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे बच्चों। और ये बेहतरीन लेख इन्होंने लिखा है, उनके बारे में जो परिचय दिया है वह उनकी जानकारी बहुत ही बेहतरीन थी, ये माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें इस कहानी से बहुत ही बढ़िया संदेश मिलता है बच्चों की कालिदास, आप लोग जानते हैं, उसकी जीवनी जानते हैं, और बचपन मतलब उसकी जवानी किस प्रकार गुजरी वह भी आप लोग जानते हैं। तो जितना जाने उतना कम है बच्चों। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। किताब में सब लोग ध्यान दो कि कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में मानते हैं और जानते हैं। साफ बात बता दी है क्या? हड़वेचा ने साफ बात बता दी कि आप लोग सिर्फ कालिदास को संस्कृत के महाकवि के रूप में ही जानते हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वह बहुत बड़े विद्वान थे, है कि नहीं? स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। इतने महान लेखक, इतनी सारी इन्होंने किताबों की रचना की, महाकाव्यों की रचना की, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कालिदास कि अपने बारे में जो लिखना चाहिए, खुद के बारे में उसने कभी नहीं लिखा। और वे बहुत बड़े विद्वान थे, है कि नहीं? कहीं भी नहीं मिलता। हर चरित्र में उसकी शुरू में कभी बाणभट्ट ने कालिदास का उल्लेख किया है। शुरू में हर्षवर्धन के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के उस समय की बात है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के समय की बात है बच्चों। तो बाणभट्ट ने कुछ उसके बारे में शुरू में लिखा है, लेकिन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण के पहले हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि बाणभट्ट जो थे, बाणभट्ट ने कवि कालिदास के बारे में लिखा है, तो इसका साफ मतलब है बच्चों कि महाकवि बाण के पहले कवि कालिदास हो गए, है कि नहीं? एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। अभिभाव, खुद के बारे में, विक्रम नाम के खुद के बारे में जो थोड़ा कुछ परिचय दिया है, उसमें विक्रमादित्य उस समय की बात है। तो विक्रम ऐसा अभिभावक के सामने अभिभावक के रूप में उसने अपनी पहचान दी है। और वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है।
और लेखक हड़वेचाक ने बताया कि कौन सा विक्रम, विक्रम संवत तो आप लोग जानते हैं कि विक्रम राजा के समय के बाद ही विक्रम संवत शुरुआत यहाँ हुई है हमारे यहाँ, और ईस्वी सन सदियाँ जो बीती वो यीशु मसीह के बाद की बात है। तो कौन सा विक्रम, कुछ उसका उल्लेख नहीं किया, साफ बात नहीं बताई है। विक्रम की बात की है लेकिन कौन सा विक्रम है कि नहीं, तो उसकी बात तो साफ बताई नहीं गई और पूरी तरह से इस बात का पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। और महाराजा भोज और विक्रमादित्य इन राजाओं के समकालीन मानकर उन्हें अनेक प्रकार की कथाओं में नायक माना गया, हीरो माना गया, मैन अभिनेता माना गया। तो विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। और छोटे छोटे चुटकुले, छोटी छोटी पहेलियाँ, छोटी छोटी बातों में जो देखा जाए तो कालिदास के बारे में बहुत कुछ लिखा गया बच्चों, और उसका छोटा सा वर्णन भी हमें मिलता है। तो जन्म और यहाँ परिचय दे रहे हैं हड़वेचाक जी, बहुत ही बेहतरीन जीवनी लिखने वाले, 60 से अधिक जीवनी लिख पाए हैं। और ऐसे लेखक नरपत बारहट उनका नाम, राजस्थानी संस्कृति के उद्भवता जिसे माना जाए, उद्बोधक जिसे माना जाए, है कि नहीं। तो इन्होंने जन्म और परिचय के बारे में बताते हुए कालिदास के बारे में बताया है कि कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन में माना है कि नहीं। 400 ईस्वी सन सदी की शुरुआत हुई थी, इसके बाद 365 में उसका जन्म माना गया और 445 में कालिदास की मृत्यु मानी गई। उस समय की बात है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता कि प्रॉपर प्लेस कहाँ था, बर्थ प्लेस उसका पता नहीं चलता, क्योंकि अभी तो कंपलसरी हो गया है, क्योंकि पहले के ज़माने में कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिलते थे, है कि नहीं। और जो लिपियां लिखते थे, जो कुछ लिखकर संग्रहित करते थे, वह भी अब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो पूरी फ्लॉपी में कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, है कि नहीं। तो बच्चों ठीक से जन्म समय का पता नहीं चल रहा है, कहाँ, किस गांव में, किस नगर में जन्म हुआ, किस दूर के गांव में जन्म हुआ होगा, कुछ भी पता नहीं चल रहा। फिर भी कुछ विद्वानों ने लिखा है कि कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान यानी कि उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन, अभी वर्तमान हाल ही में उसे उज्जैन कहा जाता है कि नहीं। और उज्जैन में कौन सा, महाकाल का मंदिर भव्य माना गया है। तो उज्जैनी माना गया उस समय में भी, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी के विशेष दर्शनीय कहा है, और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। तो यह उज्जैन नगरी की बात उन्होंने मेघदूतम, जो काव्य रचना है, महाकाव्य, बहुत ही बढ़िया, मेघदूतम यानी कि दूत बनकर, मैसेंजर बनकर मेघ यानी कि बादल आते हैं, उनसे बात कही है। प्रेम की बातें हैं बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम आप लोग जानते हैं, और विक्रम उर्वश्यम जानते हैं आप लोग, बहुत ही ढेर सारी कहानियां हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम ये पाश्चात्य कवि गटे आप लोग जानते हैं। पाश्चात्य कवि गटे यानी कि वेस्टर्न कवि जो है, गटे नाम का जो कवि है, इन्होंने पूरी खुद की किताब छोड़ो, ये अभिज्ञान शाकुंतलम किताब ली खुद के सिर पर और भरे बाजार में नाचा था। इतना भव्य 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 जिसे कहा जाए, बेहतरीन जिसे कहा जाए, ऐसा ट्रांसलेशन उसमें मिला था, इसीलिए बेहतरीन मानकर सिर पर उसे रख कर नाचा था ये गटे। बहुत ही बढ़िया अभिज्ञान शाकुंतलम किताब आप पढ़ें, और कुमार संभवम पढ़ें, बहुत ही बढ़िया है। प्रेम की बातें हैं, शिव जी की प्रेम की बातें हैं कुमार संभवम में, याद रहे। और किस प्रकार बाद में कुमार का संभव हुआ, कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, और इसके बाद देवों पर किस प्रकार विजय प्राप्त किया, उसकी बात संपूर्णतया उसमें बताई गई है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। तो
मेघदूत में उज्जैनी की रचना की बात है और माना जाए तो ऋतु संहार में भी उज्जैन की बात आती है। ऋतु संहार कविता पढ़कर बेहतरीन खुश हो गए उज्जैन के राजा और उसके स्वागत के लिए कालिदास को खोज रहे थे। तो मान लो कि उस समय की बात है कि नहीं, उस समय हो गया वो। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य चलता था। उन दिनों जिस वक्त कालिदास महाकवि थे, उस समय की बात कि विक्रमादित्य का राज चल रहा था उज्जैन में। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी और विक्रमादित्य के सिंहासन के बारे में आप लोग जानते होंगे। विक्रमादित्य का सिंहासन उज्जैन नगरी खंडहर हो गई और काफ़ी दब गई नीचे। लेकिन बात यह है कि एक बार ग्वाले खेल रहे थे, यानी कि पशु चराने वाले ग्वाले खेल रहे थे और थोड़ी सी हिल बनी हुई थी और उस पर बैठकर एक ग्वाला न्याय लड़ने वाले बच्चों को न्याय दे रहा था और बेहतरीन तरीके से शुद्ध हिंदी में और शुद्ध न्याय दे रहा था। इतना अच्छा शब्द, इतने अच्छे लफ्ज़ उसके इतने अच्छे थे कि सुनने वाला अत्यंत प्रसन्न हो जाए। तो इसके पश्चात खुदाई वहाँ की किसी ने, ब्राह्मण ने बताया कि यहाँ उज्जैन नगरी हो सकती है, राज सिंहासन विक्रमादित्य का राज सिंहासन हो सकता है, जो बहुत ही बढ़िया परियों की पंख वाला था। और खुदाई करने के बाद पता चला और इसके बाद सिंहासन से आवाज़ आई, अगर आप मुझ पर बैठना चाहोगे तो मैं गायब हो जाऊंगा। सिंहासन ने आवाज़ दी। सचमुच राजा क्रोधित होकर, यानी कि खुश भी हुआ और क्रोधित भी हुआ ये आवाज़ सुनकर। बैठने के लिए कोशिश ही करता है कि जो सिंहासन के पैरों में जो परियों की पंखें लगी हुई थी, पंख फड़फड़ाई और सचमुच वो राज सिंहासन दरवाजे से, महल के दरवाजे से काफ़ी दूर निकल गया। कहाँ गया, कैसे गया, कहाँ गया, किस प्रकार गिरा, अब तक किसी को पता नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है बच्चों, बहुत ही ये चमत्कारिक बातें भी उसमें है। तो बच्चों याद रहे, तो सब प्रजा सुखी थी, राजा बहुत ही बेहतरीन। इसका मतलब ये हुआ कि राज बेहतरीन चल रहा था और प्रजा भी सुखी थी। तो साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी और उस समय हस्तकला का प्रमाण मिलता था और हस्तकला बहुत ही अच्छी तरह से, और सभी प्रकार की हुनर कला, सभी प्रकार की कला, साहित्यिक कला से लेकर सभी प्रकार की कलाओं का बहुत ही प्रचुर विकास हो रहा था। बहुत बढ़िया तरीकों से, अच्छे तरीकों से विकास हो रहा था। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। उस समय राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम पर ये साल चलाया, अब तक आ रहा है। और 2000 कितने हो गए, 72, 73 या 78। अब विक्रम संवत का पता लगाना अच्छी बात है, क्योंकि हर दिन न्यूज़पेपर में आता है विक्रम संवत क्या है, विक्रम संवत की डेट क्या है और आज का महीना कौन सा है, आज का दिन किस प्रकार होगा, लाभ शुभ चल, ये सब ये नक्षत्र होते हैं और इस प्रकार उसमें सब कुछ लिखा होता है बच्चों। तो ये बात थी और अपने नाम से ही उन्होंने विक्रम संवत चलाया था। तो समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उसने उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। उस समय उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के बनवाए थे विक्रमादित्य ने। राजा विक्रमादित्य के मौसम, उस समय में मौसम बहुत बढ़िया था, लोगों की जीवनी बहुत बढ़िया थी, चल रहा था जीवन, बह रहा था और बह रही थी जिंदगी। और उस समय सोने के सिक्के बनाए जाते थे और राजा विक्रमादित्य ने सोने के सिक्के ये प्रस्तुत किए प्रजा के लिए, सुवर्ण मुद्राएं जिसे कहा जाए। और उस समय की बात है बच्चों। तो माना जाता है कि उस समय उनके राज्यकाल का ठीक ठीक उस समय का पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्यिक तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई बच्चों। उस समय राजा विक्रमादित्य के समय में सबको प्रेम से न्याय मिलता था, सभी को न्याय तोल कर दिया जाता था। जो सही सत्य है उसे न्याय के रूप में पेश किया जाता था। झूठे का सहारा कभी नहीं लिया जाता था। सोना चांदी जो भी धातुएं थी उनका चलन था और बेहतरीन
धनवान देशों के रूप में हिंदुस्तान का नाम लिया जाता था और विक्रमादित्य का नाम देश विदेश में फैला हुआ था और जाओ जलाली फैली हुई थी इस नगर की। और संगीत, नाटक और साहित्यिक सेवा पूरे जोर से हो रही थी। संस्कृत भाषा की उन्नति भी उस काल में ही अधिक हुई थी और माना जाता है कि संस्कृत साहित्य, संस्कृत लैंग्वेज सभी भाषाओं की माँ मानी जाती है और उसी भाषा का विकास बेहतरीन हुआ था उस समय में। किस समय में? राजा विक्रमादित्य के समय में। उज्जैन नगरी की बात है बच्चों। उस वक्त सुशासन चल रहा था, सुंदर शासन, कोई भी गलती नहीं, कोई फरियाद नहीं, लोग खुश थे, लोगों की जिंदगी बह रही थी और चारों ओर गुणगान गाए जाते थे राजा के। उस समय की बात है, उस समय महाकवि कालिदास हो गए। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। खुद के जमाने में माना जाता है कि वो बुद्धू थे। बुद्धू यानी कि मूर्ख, गंवार, अनपढ़। और ये अनपढ़ कभी बुद्ध के समान उपदेश दे रहा है और कभी बुद्ध से बढ़कर उपदेश दिया उसने, या तो उसे बहुत ही बड़ा विद्वान माना गया। ये उस समय में अपने शासन काल में, यानी कि विक्रमादित्य के राज शासन काल में वे बहुत ही बुद्धिमान कवियों में माने जाते थे। सोचो, वे बुद्धू भी थे, लेकिन वो पहली बात थी, उसे जब ज्ञान मिला तब के बाद उसकी गिनती महान कवियों में की जाती थी। और इस प्रकार बहुत ढेर सारी उन्नति हुई। वे बढ़कर एक से बढ़कर एक कवि हमें मिले, साहित्यकार मिले और वैज्ञानिक युग का दौर शुरू हुआ और संगीत, कला, सभी प्रकार की कलाओं का ये विकास हो रहा था। बेहतरीन हिंदुस्तान बनने जा रहा था उस वक्त। और ये संस्कृत भाषा उस काल की बेहतरीन माँ समान मानी जाती थी। मेन भाषा के रूप में उसे याद किया जाता था, मुख्य भाषा के तौर पर। और अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कवियों में ये विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में एक था, लेकिन वो बुद्धू पहले था। तो इसकी बहुत बड़ी कहानी है बच्चों। ये सर्वश्रेष्ठ कवि कब बना, कैसे बना और इतना ज्ञान कैसे आया, ये जानना बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। यस। और कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी उस दरबार में जो नवरत्न कहलाते थे। सभी अकबर के दरबार में नवरत्नों की कमी नहीं थी। उसमें बीरबल, आप लोग जानते हैं, अकबर बीरबल की कहानियाँ आप लोगों ने ढेर सारी सुनी है। और साउथ में देखा जाए तो तेनालीरामन आप लोग जानते हैं, राजा भोज के दरबार में। और बेहतरीन बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले ये तेनालीरामन का नाम भी ऊंचा है। तो उसी समय कालिदास का नाम भी विद्वान के रूप में लिया जाता था। पहले की जिंदगी सभी लोगों की कुछ न कुछ कहानियाँ होती है। आप लोगों की भी बचपन की कहानियाँ होगी, कुछ हमने ऐसा किया, ऐसे गिरे, ऐसे उठाया, हमें माँ बाप इस प्रकार हमारी सेवा करते थे, इस प्रकार हमें बैठाते थे, ले जाते थे, वटेवर जो भी है कहानियाँ, उसी प्रकार उस समय की भी कहानियाँ, तो छोटी बड़ी कहानियाँ तो होती ही है। और इस प्रकार ये बुद्धू जाने वाले कवि, ये पहले के रूप में बुद्धू माने जाने वाले ये महान कवि कालिदास आज विद्वान माने जाते हैं। समय का खेल बच्चों, समय का खेल। देखो, और नवरत्नों में से एक माना जाता था किसके दरबार में? राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के दरबार में। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। हाँ, युवावस्था तक, 16-17 साल तक वे निरक्षर रहे। निरक्षर मतलब अनपढ़। यस, वो इलिटरेट रहे और अनपढ़ गवार बने रहे। लेकिन इसके बाद उससे थोड़ा कुछ, इसके बाद बहुत बड़ी लंबी कहानी है बच्चों। ये जानने के लिए हम वापस जरूरी बहुत ही बढ़िया बात बताएंगे। तब तक ये पाठ तो देख लें। तो निरक्षर थे, जिस डाल पर बैठते उसी को काटते थे। और कालिदास ऐसा ये मूर्ख माना गया कि डाल पर बैठकर, जिस डाल पर बैठता उसी डाल को काट रहा था। ऐसा एक नगर के प्रधानमंत्री ने देखा था।
तो आज भी उसका नाम बेहतरीन रूप में लिया जाता है। निरक्षर होने पर भी वो इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। और ये इतने महाकवि, इतने बुद्धू थे, तो ये महान कवि कैसे बने? हाँ, साफ बात है, ये पॉसिबल हो सकता है। समय का चक्र किसी को छोड़ता नहीं है बच्चों। समय समय बलवान है। आज आप कमज़ोर हैं, कल बेहतरीन बनेंगे। और आज नासी पास नहीं होना है, हमें नापास नहीं मानना है, अपने आप को बेहतरीन मानना है। इस समय में हम बहुत ही काबिल हैं और काबिलियत बनाए रखें। तो वो किस प्रकार, उसकी भी रोचक कथा है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उसी समय इधर उधर के नगर में शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी, बहुत ही बढ़िया ज्ञानी पुत्री थी, जिसका नाम विद्योत्मा था। विद्यों में उत्तम, विद्या में उत्तम, उसे विद्योत्मा कहा जाएगा। सभी प्रकार का नॉलेज था उसे, सभी प्रकार की 64 टाइप्स की 64 कलाएं, 64 विद्याएं। उस समय की कहानी, 64 विद्याएं जानते थे। जो राजकुमार या राजकुमारियां पढ़ने जाती थी आश्रम में, उसकी बात। और ये शारदानंद नाम का जो राजा था, और उसकी बहुत ही बढ़िया लड़की बच्ची, जिसका नाम विद्योत्मा था। वो बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। जितना नाम अच्छा उतनी ही बेहतरीन थी, और बहुत ही गुणवान, बहुत ही सुंदर परी की तरह लग रही थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। और रूप भी, गुणवान भी और ज्ञान भी, तो ये सभी प्रकार की बातें, रूप, गुण, ज्ञान, विद्या, सभी प्रकार से उसका नाम धीरे 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 सभी विदेशों में भी प्रचलित हो गया। दूर दूर के देशों में प्रचलित हो गया। हिंदुस्तान में तो था ही उनका नाम, ठीक है। विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। वो कंस की तरह ही मान लो, भगवान शिव जी की उपासना करने वाला कंस। ये आखिर रावण और कंस का उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज्ञानी थी। उसी प्रकार वे लोग भी ज्ञानी थे, रावण और कंस भी ज्ञानी थे। और ये रूपवती, जिसे विद्योत्मा कहा जाए, बहुत ही गुणवान, लेकिन उतना ही घमंड भी था। उसे घमंड के रूप में रावण, कंस को याद किया जाता है। और अपने रूप का घमंड किसे नहीं होता? सभी को, सभी का टाइम होता है। और स्वाभिमान से बढ़कर घमंड के रूप में परिवर्तन, यानी कि अभिमान बन जाता है, तब घमंड आता है, ठीक है। तो उसे भी घमंड था, अपना रूप, गुण, ज्ञान का घमंड था। और अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा करवा रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, उसी के साथ वो अपना विवाह करेगी। और वही कहानी जो मैं बताने वाला था, जो रोचक कहानी थी, ये वही कहानी चल रही है बच्चों। और बहुत ही बढ़िया कहानी, जो मूर्ख वो कैसे उसे उसके साथ शादी मनाता है, उसकी बात इसमें आएगी। और किस प्रकार उसे श्राप के रूप में उसे कहाँ महाकाली के मंदिर के पास बैठना पड़ता है, फिर क्या किस प्रकार ज्ञान मिलता है, उसकी बात इसमें आएगी। तो उसने, यानी कि विद्योत्मा, जो शारदानंदन की बेटी थी, बहुत ही गुणवान, गुणशील, सुंदर, अति सुंदर। तो उस लड़की को बहुत ही घमंड था अपने ज्ञान पर, अपने आप पर। और उसने घोषणा करवा रखी थी कि शास्त्रार्थ में, शास्त्र के रूप में, शास्त्रों की बातों में अगर उसे कोई हरा पाए तो उसके साथ वो शादी कर लेगी, ऐसी बात प्रचलित थी। लेकिन उस समय ऐसा कोई था नहीं जो उसके आगे पहुंच सके। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे तैसे, जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों में तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्मा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। और जैसे जैसे ये बात बढ़ने लगी, दूर दूर फैलने लगी, वैसे वैसे लोग, पंडित, ब्राह्मण, कोई भी हो जो विद्वान था, उससे, उस विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ के लिए आया करते थे, अपना ज्ञान आजमाते थे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था।
और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित। और दुख की बात ये कि ग्लानि, दुख की बात ये है कि उन्हें अपने आप का ज्ञान उस वक्त काम नहीं आ रहा था। विद्योत्मा के सामने वे हार जाते थे। अपने आप को दुख भरी हैरत से सोचते कि उसे किसी न किसी तरह से बोधपाठ तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उपाय सब नाकाम रहते थे, है कि नहीं। और बदला लेने के लिए सोचते रहते, लेकिन इम्पॉसिबल है। बहुत ही विद्वान थी वो भी, विदुषी जिसे कहा जाए, जो पुरुष के लिए विद्वान कहा जाएगा और महिला के लिए विदुषी कहा जाएगा, जो ज्ञानी है कि नहीं। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्युत्मा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और ये अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। और ये ब्राह्मण, पंडित, विद्वान सोचने लगे, इकट्ठे होकर ये सोचने लगे कि अगर हम किसी मूर्ख के साथ इसकी शादी करवा दें तो हो सकता है अपना बदला भी हम ले लेंगे और उसका घमंड भी टूट जाए। इस प्रकार वे सोचने लगे थे सभी प्रकार के विद्वान जो उसके सामने हार गए थे। तो अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया और वह था कवि कालिदास। और ब्राह्मण वो विद्वान खोजते रहे, नहीं मिला, लेकिन आखिर में अपना अंत आ ही गया। उन्हें एक ऐसा मूर्ख नवयुवक मिला जो सोच रहे थे बदला लेने के लिए। उन लोगों को ऐसा मूर्ख नवयुवान मिला जो सचमुच बड़ा मूर्ख था, बहुत ही बड़ा मूर्ख था, है कि नहीं। और वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस डाली पर वह बैठा था उसी डाली को काट रहा था। यानी कि वो यहाँ बैठा था और यहाँ डाली जो ऐसे थी डाली, राइट। तो अगर यहाँ बैठा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ बैठा था और यहाँ काट रहा था। इसका नतीजा क्या होगा वे विद्वान अच्छी तरह से समझ गए और इससे बड़ा मूर्ख हमें नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसी नवयुवान को ले आए होंगे राज दरबार में, है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया, देखो। और पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख अब हमें कौन मिलेगा, और सोचने लगे कि इस कालिदास से बेहतर मूर्ख हमें कोई मिलेगा नहीं। इस प्रकार वे सोचने लगे। इसीलिए पंडितों ने उसे पेड़ के नीचे से उतारा और समझा बुझा कर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कर देने की बात कहकर तथा लालच देकर उसे अपने साथ चलने को राजी किया। और सुंदर बात तो अब शुरुआत हुई है बच्चों। वह मूर्ख को किसी भी तरह से पेड़ से उतारा, ले गए अपने साथ और उसे लालच, लोभ दिखाया कि हम तुम्हारी शादी बढ़िया सी राजकुमारी के साथ कर देंगे, तो चिंता मत कर, हम सभी प्रकार से आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे और तुम्हारी शादी तय हो गई है। अच्छे खासे विदुषी लड़की के साथ आपकी शादी होगी, तुम चिंता मत करो। इस प्रकार उसे उतार कर पेड़ से ले गए अपने साथ और शादी कराने की बात कही, उसे लालच दिया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह से समझा दी थी कि वहां कुछ नहीं बोलेगा और मुंह गूंगा बना रहेगा। और पंडित विद्वान लोग जो थे वो लेकर अपने साथ ले गए दरबार में, और दरबार में ले गए, वो विद्योत्मा के सामने पेश किया और वहाँ किसी भी तरह से चुप्पी रहने के लिए बात बताई। कुछ भी नहीं बोलेगा, वो गूंगे होने का ढोंग करेगा। इस प्रकार की बात विद्वानों ने समझा दी थी पहले से ही, और नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। यह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए और फिर नतीजा ये हुआ कि पंडितों ने उसे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन किया, समझा दिया।
और समझा बुझाकर उसे अच्छे बेहतरीन कपड़े पहनाए और बेहतरीन कपड़ों में पहना कर उसे विद्योत्मा के सामने पेश किया कि ये विद्वान नवयुवक है, बहुत ही बढ़िया नवयुवक है, लेकिन गूंगा है। इस प्रकार की बात उन्होंने बताई होगी। राजकुमारी विद्योत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। और पंडितों ने ले जाकर विद्योत्मा के सामने पेश किया और फिर अच्छी तरह से विद्योत्मा को कह दिया पंडितों ने कि ये बहुत बड़े हमारे गुरु हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, और इस वक्त बहुत ही बेहतरीन काल चल रहा है, इसीलिए वो बोल नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ इशारों में ही बात करेंगे। इस प्रकार की बात विद्योत्मा के सामने पंडितों ने रख दी। क्या होता है देखो, आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इससे बात तो करनी ही होगी। यानी कि शास्त्रार्थ के बारे में वो सिर्फ और सिर्फ इशारों से काम चलाएगा। इस प्रकार की बात पंडितों ने विद्योत्मा के साथ बता दी। विद्योत्मा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। और नतीजा ये हुआ कि विद्योत्मा पंडितों की बातों में आ गई। उसे मूर्ख बना रहे थे पंडित, समझ में नहीं आया, और अपनी विद्या प्रदर्शित करने के लिए वो भी राजी हो गई। और उसने युवक को एक उंगली दिखाई, उसका भाव था कि ईश्वर एक है। और विद्योत्मा ने बताया, इस प्रकार इशारा किया, और इसका अर्थ ये था कि पूरे संसार में भगवान कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। इस प्रकार का इशारा किया। फिर उस मूर्ख युवक ने समझाया कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 अंगुलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। वह नवयुवक यानी कि मूर्ख नवयुवक कालिदास ये समझ गया कि ये मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। कैसे हो सकता है, मैं उसकी दोनों आंख फोड़वा दूंगा। इस प्रकार सोचा उसने मन में। और कितनी अंगुलियां ऊपर की होगी, 2 अंगुलियां ऊपर की होगी, साफ बात है। और फिर पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्मा के सामने पेश किया, समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। और फिर पंडितों ने आंसर दिया। किसे आंसर दिया? विद्योत्मा को बताया कि देखो विद्योत्मा, हमारे गुरुजी ये कह रहे हैं कि इस संसार का आधार कोई एक नहीं पर 2 आधार पर टिका है ये संसार। और उन्होंने बता दिया कि ईश्वर और दूसरा जीव, इसके आधार पर ये संसार टिका हुआ है। इस प्रकार की बात उन्होंने बता दी। तो इस बार राजकुमारी विद्योत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। ये वातावरण में, एनवायरमेंट में फैले 5 तत्वों की बात की। कौन कौन से? आप लोग जानते हैं, हवा, पानी, जल, आकाश, पाताल, है कि नहीं? हमारे शरीर की रचना जिससे हुई है, उन 5 तत्वों की बात उसने बताई। राइट। तो उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब घूंसे से देने का संकेत किया। ये मुट्ठी फिर घूंसा यानी कि मुक्का, बॉक्सिंग करते हैं आप लोग, है कि नहीं? तो इस प्रकार उन्होंने, कालिदास ने, जब विद्योत्मा ने 5 उंगलियां एक करी और मुट्ठी के हिसाब से वो 5 तत्वों की बात बता रही थी, लेकिन कालिदास तो मूर्ख था। उसने ये समझा कि वो मुझे 5 उंगलियां इकट्ठी करके मुझे मुक्का मारना चाहती है और मैं उसका मुक्के का जवाब, ये उसका मतलब मैं मुक्के से ही मुक्के का जवाब दूंगा। इस प्रकार उसने सोच लिया। फिर मुट्ठी बता दी उसने और
जवाब घूंसे से देने का निश्चय किया। पंडितों ने इस बात की पुष्टि किस प्रकार की होगी कि विद्युत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए पंडितों ने क्या कहा, अपने 5 उंगलियों के 5 तत्वों का संकेत किया था। आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है और अलग अलग रहने में नहीं। और इस प्रकार बहुत ही बढ़िया उत्तर दे दिया। शास्त्रार्थ में महाकवि ये जो मूर्ख था वो बहुत अच्छी तरह से उसका शास्त्रार्थ वहाँ विद्युत्मा के सामने चल रहा है, जवाब तो पंडित दे रहे हैं। और सचमुच बात बहुत बढ़िया थी। ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। इंसान जब नष्ट हो जाता है तो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो उसी प्रकार उसने भी बताया कि ये हमारा संसार 5 तत्वों को मिलने से ही इस सृष्टि का सृजन हुआ है और निर्माण हुआ है, होता है, अलग अलग नहीं। इस प्रकार जब शास्त्रार्थ में पंडितों ने, विद्वानों ने विद्यात्मा के सामने ये जवाब रखा तो विद्यात्मा तो सचमुच प्रभावित होने लगी है, उससे प्रभावित होने लगी, हारने लगी है। इस प्रकार इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने किया। एक दिन की बात है, उस ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल बैठा, उठ उठ उठ, और हट हट बोल पड़ा। वो क्या हुआ, चोरी पकड़ी गई, धूमधाम से शादी मनाई गई। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद उस नवयुवक सो रहा था, मूर्ख वो बेचारा सो रहा था। कालिदास मूर्ख था, उस वक्त सो रहा था, मतलब नींद में ही गलती से मौन व्रत टूट गया और हट हट उठ उठ करके वो जवाब दे रहा था। और उसी प्रकार उसकी तंद्रा यानी कि भंग, ध्यान भंग हो गया और अपनी चोरी पकड़ी जाती है। इस प्रकार की बात यहाँ बताई गई है बच्चों। तो उसको बोलने सुनने विद्युत्मा चौंक उठी और उसका यह बोलना, इस प्रकार की बात बोलना सुनकर विद्युत्मा चौंक उठती है और उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। और उसे पता चल गया बच्चों कि उसका पति कोई विद्वान नहीं, कोई गुरु नहीं, बल्कि बहुत बड़ा मूर्ख है, गंवार है, अनपढ़ है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्युत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। विद्युत्मा को ठेस पहुंची, हृदय को ठेस पहुंची। विद्युत्मा से बदला लेने के लिए ये सब पंडितों विद्वानों ने किया, लेकिन विद्वान जीत गए थे। पर एक और देखा जाए तो बहुत बड़ी हार थी उन लोगों की भी। और जब विद्युत्मा को पता चला तो कालिदास को महल से निकलवा दिया, द्वार बंद कर दिए गए और उसके लिए वहाँ आना निषेध रखा गया, मतलब वहाँ नहीं आने के लिए बात बताई गई, द्वार में प्रवेश न मिले, इस प्रकार की बात वहाँ हो गई थी। कठोर तपस उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। उस नव युवक बेहतरीन मंदिर में गया, काली के मंदिर में, और बेहतरीन तरीक़ों से उसने ध्यान लगाया, माँ काली का ध्यान लगाया। माँ काली का ध्यान लगाकर मेडिटेशन में बैठता रहा। अतिशय ज्ञान मिला और काली का भक्त यानी कि दास हो गया वो। इसीलिए उसका नाम क्या हुआ, कालिदास हुआ। बहुत ही बेहतरीन। और शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए और सभी प्रकार की विद्याएं सीख ली उसने, प्रवीण कुशल हो गए, बहुत ही चतुर हो गए, श्रेष्ठ बन गए।
और राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था उन्होंने और विद्योत्तमा के पास लौटे। इसके बाद सभी प्रकार का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और धीरे 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 विद्योत्तमा के पास लौटे। फिर द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की, अनावृत कपाट द्वार देहि। और इस प्रकार संस्कृत में उन्होंने आवाज दी और विद्योत्तमा प्रसन्न हो गए। द्वार खोलते नहीं थे लोग, लेकिन विद्योत्तमा से इस प्रकार की प्रार्थना की। इस प्रकार संस्कृत कवि के ज्ञान में, विद्वान के ज्ञान से ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो ज्ञान की बात होती है बच्चों। तो उसी प्रकार ज्ञानी कालिदास ने ज्ञान भरी बातें बताई, कपाट खोलने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए बताया संस्कृत में। तो उसका जवाब क्या कि अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग्विशेषः। ये कौन सी प्रकार की बात है भाई, कौन बोल रहे हैं आप, किस प्रकार की बात करना चाहते हैं। तो इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः ये बताया कि कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई और विद्योत्तमा को जब उसके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। और इस प्रकार जब वो बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, ये कवि काव्यों की बात सुनी, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसार जो भी है, उसकी बात जब सुनी तो सचमुच वो बेहद ही प्रसन्न हो गई। कौन? विद्योत्तमा। और इसके बाद द्वार खोल दिए गए और बहुत ही अच्छी तरह से कालिदास का, उस विद्वान का वहाँ स्वागत हुआ। तो बच्चों यहाँ तक हम देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में वापस हम 2-3 पैराग्राफ जो बाकी हैं उसके साथ वापस मिलेंगे। तब तक आप इंतज़ार करें और बहुत ही बढ़िया बातें अब भी बाकी है और कालिदास के बारे में जितना भी कुछ जाने उतना कम है। धन्यवाद।